नमस्कार बंधुओं, मैं लोकेंद्र सैनी एडवोकेट। आज बात करेंगे सैनी समाज की एक महान हस्ती जो कि किसी परीक्षा के मोहताज नहीं है। आदरणीय श्री कैलाश सैनी जी कोटपुतली से, जो कि असिस्टेंट कमांडेंट हैं, जो कि गजटेड पोस्ट भी होती है। आज पहली बार मैं इनसे मुलाकात कर रहा हूं। आपने देखा भी होगा कि सोशल मीडिया पे हमेशा इनके कोई ना कोई कमेंट आते थे। तो जो मान सम्मान इनके यहाँ मुझे मिला वो वास्तव में एक अलग हट करके है, जो कि उम्मीदों से परे है। क्योंकि पहली मुलाकात और इतनी आत्मीयता के साथ में वो मिले पूरे परिवार के साथ। भाभी जी ने बहुत ही अच्छा खाना पान खिलाया और बहुत ही स्नेह के साथ उनका व्यवहार है। मैं आप सभी की तरफ से उनका स्वागत करता हूं और गुजारिश करूंगा कि जो उनका संघर्ष है और जो उनका अनुभव है जीवन का अलग अलग क्षेत्रों में, वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, जो भी मुझे उनसे बातचीत के दौरान पता चला। तो मैं आदरणीय कैलाश भाई साहब से निवेदन करूंगा, कृपया वो अपने बचपन के बारे में थोड़ा सा बताएं। अपने माता पिता, दादा दादी, जिनके भी वो नाम ले सकते हैं, जिनके पीढ़ियों के नाम ध्यान हो, तो कृपया वो बताएं। कैलाश सैनी जी। नमस्कार सभी को। आपका ये जन्म कब, तारीख? मेरा नाम जैसे वकील साहब ने बताया, कैलाश सैनी, कोटपुतली का निवासी हूँ। और माता पिता का नाम? माता पिता, पिताजी मेरे लीलाराम सैनी, हलवाई प्रोफेशन उनका रहा है। और माता जी का नाम? माताजी ईजा देवी। दादा दादी जी का भी बताइए। दादाजी मेरे बुरा बुरालाल सैनी। और ये दादी जी का याद है? दादी जी का नाम आपको मेरा, परदादा जी का भी क्योंकि नाम याद है? उनका परदादा जी का नाम तो इतना नहीं, चलो, मुझे ध्यान नहीं मतलब है। दादाजी तक आपको हाँ, याद है। दादाजी देखे हैं आपने? दादाजी भी नहीं देखे थे अच्छा, बचपन नहीं में। देखे। पहले ही वो। मैंने भी नहीं देखे हाँ, अपने दादा दादी, केवल नानी देखी, नाना भी नहीं देखा। तो कब आपका जन्म हुआ? मेरा जन्म 1966 में हुआ था, 1 अक्टूबर 1966। ये ओरिजिनल है आपका? ओरिजिनल मेरा डेट ऑफ बर्थ है। क्या? बहुत और बढ़िया। मेरा जन्म पत्री भी, मैं खुश नसीब हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने मेरी जन्म पत्री बनवाई उस टाइम। कवि एक, प्रचलन हाँ, था। कम प्रचलन था फिर भी। तो जन्म पत्री आज भी मेरे पास में है कि किस ग्रह में, जी। किस नक्षत्र में मेरा जन्म हुआ। आपके फादर साहब कितने भाई बहन हैं? मेरे फादर, मेरे ताऊजी और मेरे पिताजी, दो भाई हैं। दो भाई हैं। और मेरे दादाजी भी दो भाई थे। बड़े दादाजी की, मैं, मेरे पिताजी और मेरे ताऊजी, छोटे दादाजी रिछपाल चौधरी, जिनको आज समाज उनको एक सम्मान से, कभी भी कोई मीटिंग होती है तो उनके नाम को याद करते हैं। और उनके नाम उनके द्वारा जो कुछ स्तंभ स्थापित किए, कि जैसे कुरीतियां जो थे हमारे समाज में, उनको दूर करने में उनका आज भी बड़े सम्मान से उनको याद किया जाता है। क्या नाम है उनका दोबारा से? रिछपाल चौधरी के नाम से उनको जानते हैं। ऋषिपाल चौधरी। रिछपाल चौधरी। रिछपाल चौधरी। और प्रोफेशन उनका टेलरिंग का रहा है, टेलर मास्टर थे। और अ, वो समाज में जैसे किसी के मरने के ऊपर उनका प्रतिभोज करते, मरण उपरांत, जिसको मृत्यु भोज। मोक्षा, मृत्यु भोज, मोक्षा बोलते थे। उस दौरान उन्होंने इतनी रोक लगाई कि उनको हर जगह उसका जाने विरोध में, किया, क्रोधी। उनको उस कृतियों का सामना करने में, उनके कई जगह उनको सुनना पड़ता था, उनको गालियां सुननी पड़ती थी। लेकिन फिर भी अपने लेकिन कर्म पे वो लगे रहे। अपने उस क्रम में लगे रहे। उनको और समाज के जो दो चार उसका बंदों को सपोर्ट साथ मिला। लेके, सपोर्ट लेके वो लगे रहे। तो और दहेज प्रथा के प्रति भी उनका बहुत बड़ा विरोध रहा है। वो आपके ताऊ हालांकि जी? मेरे छोटे दादाजी, छोटे तो दादाजी छोटे थे? दादाजी, अच्छा। जिनको रिछपाल चौधरी के नाम से बहुत बढ़िया। जानते तो उसी क्रम में मैं हैं। आपसे। मेरे ताऊ जी को भगत जी कहते हैं। वो आध्यात्मिक में बहुत आगे, यानी 9 दिन तक वो खड़ी तपस्या माता की, क्या नाम है उनका? धौलाराम भगत जी के नाम से उनको जानते हैं। और वो अभी 2 साल पहले ही उनका स्वर्गवास हुआ है। और वैसे
शरीर तंदुरुस्त रहा है। मेरे पिताजी भी तंदुरुस्त हैं, अभी भी वो 85 ईयर्स के हैं और बिल्कुल स्वस्थ हैं। तो बचपन माता जी भी मेरी स्वस्थ हैं, अभी कुछ मतलब थोड़ा सा उनको शारीरिक विकार थोड़ा आपके सा। भाई बहन कितने हैं? आपने हम उनके बारे में थोड़ा सा 4 भाई हैं, उनके नाम बड़े बड़े मैं हूँ, मेरा छोटे भाई जगदीश है, वो हलवाई का काम करते हैं। मेरे उससे छोटा नेत्राम है, वो जो मैकेनिक है, गाड़ियों की जो पंप नोजल है उनको रिपेयर करते हैं। और सबसे छोटा भाई है कुंजी बिहारी सैनी, वो वेल्डिंग का काम करते हैं। तो बहनें? बहन मेरी 2 हैं, और थाना गाजी वो उनकी ससुराल है, दोनों एक ही घर में हैं। तो मेरा बचपन बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा है। बचपन में मैंने पढ़ाई के दौरान काफ़ी मेहनत भी करता था, मजदूरी भी करता था, पढ़ाई में भी ध्यान रखता था, और पेरेंट्स के साथ में भी उनके प्रोफेशन में अपना हाथ बटाता रहता था। साथ में खेती का भी काम करता था और साथ में पढ़ाई का भी। रात को जो मिट्टी केरोसिन ऑयल की जो वो होती है, उसको जला के रात को नीचे जो कच्चा आंगन होता था, पहले कच्चे मिट्टी के घर होते थे, उसमें ही वो केरोसिन को जला के रात को वो स्कूल के द्वारा दिया हुआ होमवर्क पूरा करना और रात को ही याद करना, क्योंकि दिन में तो पेरेंट्स के द्वारा, माता के द्वारा जो काम दिया जाता था घर का, वो काम करना, खेती का कार्य करना और सुबह स्कूल जाना, ये सब संघर्ष भरा जीवन रहता था, क्योंकि कौन गरीब से परिवार स्कूल था। में पढ़े आप जो 5th तक? 5th तक बूचाहेड़ा स्कूल थी बड़ावास, ये सरकारी बूचा स्कूल था, सरकारी प्राइवेट स्कूल? सरकारी स्कूल पढ़े हैं, क्योंकि प्राइवेट तो उस टाइम कम हुआ करती, जो अच्छा, प्राइवेट में कौन सी क्लास तक था वो स्कूल? स्कूल वो 8वीं क्लास तक रहा है, पहले 5वीं तक था, फिर माध्यमिक वो पूरा आपने वहाँ 8वीं से तक हुआ। 8th किया आपने? 8th क्लास तो आपके घर से कितना दूरी पे था वो? लगभग 2 किलोमीटर पैदल आने जाना? पैदल आना जाना, जी जी। और और 8वीं क्लास तक ये देखिए कि नेकर हमने इस्तेमाल की, नेकर के अतिरिक्त हमें पैंट भी नसीब नहीं हुई, और जूतों के नाम पर केवल स्कूल में जाने के लिए सफेद सॉक्स, सफेद सफेद शूज और सफेद व्हाइट शूज और व्हाइट वो और खाकी नेकर। तख्ती इसके भी? अतिरिक्त हम सिर्फ पहनने के लिए भी कपड़े बहुत कम नसीब होते थे, चप्पलों में रहते थे। तख्ती तो लेके चलते होंगे? हाँ, तख्ती पहली दूसरी क्लास तक तो तख्ती चलती थी, जिसके गोटा भी लगाते थे, हाँ गोटा बिल्कुल, बोलते थे? उसमें मोम ये जो आप मुल्तानी मिट्टी उसको ले वो करके, और जो आजकल जिसको हम सरकंडा बोलते हैं, उसकी कलम बना के कलम उसकी बना उससे लिखाई करते थे। सुलेख के रूप तो में, सुलेख के रूप जिससे में राइटिंग उससे अच्छी उससे होती है। राइटिंग सुधारते थे। तो वो बचपन हम याद करते हैं तो आज भी कि वो क्या युग था और आज का क्या युग है। 5th तक जो आपके साथी थे, जी। आपको ध्यान होंगे, तो कितने बच्चों ने 5th पास कर छठी में आपके साथ आए? कुछ ने तो 5th तक ही छोड़ दी होगी पढ़ाई उस हाँ, समय। नेचुरल फिर तक भी छोड़ी, और तो कुछ कोई आपका दोस्त रहा जो हमारे 6 आसपास टू के 8 में मोहल्ले आए? में भी थे जो 5वीं क्लास तक हमारे साथ पढ़े। मेरे आसपास के भी सराउंडिंग एरिया में 2-3 रहे, जो 5वीं क्लास तक साथ थे, उसके बाद में उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। ठीक। हम आगे पढ़ते रहे। 8th के प्लस बाद 8th के में? बाद में फिर हम सरदार सेकेंडरी स्कूल है यहाँ पर कोटपुतली में, उसमें एडमिशन लिया। तो आपके जो साथ और के दोस्त हैं उनमें से कुछ गए 8th पास करके नहीं 9th में? नहीं गए वहाँ, यहाँ से सभी ने सभी छोड़ यहाँ दी या यहीं फेल हो तक। गए? फिर वहाँ फिर दूसरे गांव के अन्य बच्चों से फिर दोस्ती मुलाकात हुई, हुई। लेकिन यहाँ 8th वाले कोई साथ में कोई आगे साथ नहीं, बढ़ा आगे नहीं। नहीं गया, जो गांव जो पास बहुत के बड़ी बात आसपास है के देखिए। मोहल्ले के कोई साथ नहीं गया। ठीक। फिर 12th वहां से जो 10th आज आपने की कौन से साल में? मैंने 85 में मैंने हायर सेकेंडरी करी थी। 85 में, 84 में मैंने 10th कर ली थी मैं। जी। और 85 में मैंने हायर सेकेंडरी की थी, जो जिसको आज प्लस टू बोलते हैं, वो हायर सेकेंडरी हुआ करती थी उस जी। दौरान। और फिर हायर सेकेंडरी के बाद में सीधे कॉलेज में एडमिशन हुआ करता था। हम्म। तो फिर मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया 85 86 में। 86 में कॉलेज में एडमिशन लेके फिर मैंने शाहपुरा से आईटीआई किया, ड्राफ्ट्समैनशिप का मैंने डिप्लोमा किया, और नक्शा नवीस के तौर पे मैं एक तरह से फिर मैंने अच्छी वहाँ पूरे राजस्थान में सेकंड टॉपर रहा हूँ मैं, क्या बात। राजस्थान में? राजस्थान में। और फर्स्ट मेरे बैच में फर्स्ट टॉपर एक गुर्जरों का लड़का था, जो उनके फादर रेलवे में थे, घनश्याम गुर्जर, उन्होंने फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की थी। तो उसके बेस पे ही फिर मैंने कहीं इधर उधर अप्लाई किया, एक दो यहाँ पर ड्राफ्ट्समैन थे, उनसे भी कुछ मैं कि
उनके पास में कुछ कुछ प्रैक्टिकल जॉब मिल जाए, लेकिन नहीं मिल पाया। फिर दिल्ली में मैंने अप्लाई किया, वहाँ मेरा सिलेक्शन हो गया। इंटरव्यू लिया, इंटरव्यू के आधार पे मेरे को एनआईडीसी में फर्स्ट सिलेक्शन मेरा वहाँ पर हो गया। कौन से ईयर में? वो 88 में मैं एनआईडीसी में सेलेक्ट हो गया था, और एनआईडीसी में मैंने 88 में ज्वाइन कर लिया था। देन आफ्टर 90 में आईटीबीपी में वैकेंसी निकली, और 90 में मैंने आईटीबीपी में एज ए ड्राफ्ट्समैन के तौर पे आईटीबीपी में ज्वाइन किया, और एनआईडीसी में भी मैं ड्राफ्ट्समैन के तौर पे ही ज्वाइन किया था। सेकंड फिर कारवा बढ़ता गया और संघर्ष करते गए, आज असिस्टेंट कमांडेंट तक पहुंचे हैं। और एनएसजी में भी मैं 5 साल कमांडो के तौर पे रहा हूँ। एनएसजी में भी रहे हैं जी आप? जी, कहाँ पोस्टिंग रही है एनएसजी में एनएसजी आपकी? 1 साल मानेसर और पालम हेडक्वार्टर में मैं रहा हूँ। कौन से साल में थे आप उसमें? मैं 2007 से 2012 तक एनएसजी में रहा हूँ। जी जी। और एनएसजी वाले तो बहुत ही अलग हट करके बिल्कुल ट्रेनिंग होती हमारे है बिल्कुल उनकी। वहाँ पर हुआ है, हम कमांडो नेशनल की कोर्स सिक्योरिटी किया है। गार्ड होता है एनएसजी। जी जी जी। तो जो वीआईपी या जो स्पेशल ऑपरेशंस में उनको इस्तेमाल किया जाता है हाँ, अगर मेडिकल एनएसजी की। में एक दफ़ा हमारे यहाँ पर मुंबई अटैक हुआ था, तो मुंबई अटैक के दौरान एनएसजी केवल दिल्ली में ही थी। तो गवर्नमेंट मुंबई अटैक में वहाँ जो ताज होटल पे अटैक हुआ, तो एनएसजी का थोड़ा वहाँ पर एक्शन थोड़ा डिले हुआ, क्योंकि वहाँ पर जाने में जो बाई एयरक्राफ्ट्स मिल पाए वो थोड़ा डिले हो गए थे। तो वहाँ पहुँचने में थोड़ा विलम्ब के कारण गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि क्यों नहीं हमारे मेट्रो सिटी में भी एनएसजी होनी हर एक चाहिए। मेट्रो सिटी में जी, एनएसजी को तो गवर्नमेंट के डिसीजन पे उसका विस्तार किया। मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता और हैदराबाद में हमारे हब्स खुले, और 2 रीजनल सेंटर अ, 2 रीजनल सेंटर खुले। तो उन सब की प्लानिंग एज ए आर्किटेक्ट मैंने उनकी सबकी प्लानिंग की। उससे फिर वहाँ से मैं रिपीटेड 2012 में रिपीटेड होके आया। मेरा टेन्योर पूरा होने के बाद में मुझे वहाँ से डीजी इंसिग्निया मुझे मिला। उससे जो 4 मेट्रो सिटी का जो मैंने प्लानिंग किया आर्किटेक्चरल के साथ उसका, तो जो मेरा वो था, पहले वहाँ कोई आर्किटेक्ट नहीं था, मैं ही था। तो प्लानिंग मैंने की सारी, 4 रीजनल सेंटर, रीजनल हब्स और 2 रीजनल सेंटर की। अ, तो वो मुझे एक अच्छा अचीवमेंट मिला मेरे प्रोफेशन का। आईटीबीपी में भी मैं लेह लद्दाख और गलवान के दौरान जो थी, तो मैं उस दौरान लद्दाख में पोस्टेड था। जब और भारत चाइना का कुछ चल रहा था हाँ, आपस लद्दाख में में, जो अटैक वो हुआ था, उस दौरान मैं लेह में पोस्टेड वही था। पोस्ट। जी, हालांकि मैं वहाँ गलवान में नहीं था, लेकिन लेह में था उस दौरान। अभी और आपका अगले साल रिटायरमेंट है जी हाँ, अगले साल और रिटायरमेंट है। डिप्टी आप कमांडेंट की पोस्ट तक आप वो देखो जा अभी क्या सकते कुछ हैं। कह नहीं सकते हैं। शुभकामनाएं हैं सभी की तरफ से। धन्यवाद, और तो थैंक यू। जो तो मैं लेकिन मैं इसके जो भी अलावा मुझे कोई मिला और है, मैं उससे संतुष्ट हूँ, क्योंकि बहुत संतुष्ट मैं हैं अपनी अभी भी मैं अपने कैरियर सराउंडिंग से। एरिया में देखता हूँ, तो मैं मेरे जो सराउंडिंग एरिया, मेरा जो पुराना जन्म स्थान है, वहाँ एक इसको ढाणी के रूप में बोला जाता था, अब तो चारों तरफ सिटी हो गया है। इस जो पुराने लोग जो पुरानी ढाणी है बाद में आके बसे हैं, उनकी नहीं कह रहा हूँ, जो पहले रहते थे उनमें आज भी कोई गवर्नमेंट सर्वेंट पैदा नहीं हुआ। तो मैं फर्स्ट गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, और मेरे अब रिटायर होने तक भी अभी तक यहाँ कोई गवर्नमेंट ये सर्वेंट कोई नहीं है। अहंकार नहीं है, ये ये एक मैं संतोष है कि मैं ये कि सेटिस्फेक्शन है कि नहीं, मैं जो भी इसमें हमने ये कहना किया। चाहूँगा कि ये अज्ञानता है हमारे समाज में, और इस अज्ञानता को हम शिक्षा रूपी ज्ञान से ही दूर कर सकते हैं। जी, तो ये विडंबना ही है, इसको तो मैं विडंबना ही कहूँगा। मतलब आपकी अपील है और हाँ, आपकी शुभकामनाएं हैं कि जी, अधिक से अधिक बच्चे तैयारी करें आगे और बढ़े। सरकारी पदों में आए और हर क्षेत्र में आगे बढ़े। जी, और मेरा इसमें ये भी मेरा कुछ जो मैंने मेरा कुछ मत है, या कुछ मेरे अंदर से जो भाव उत्पन्न होते हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे समाज में कुछ समाज सुधारक आगे आएँ, और मैं भी उसमें योगदान सही दें। योगदान देने के लिए तैयार हूँ, कि जो बच्चे हमारे अच्छे टैलेंटेड हैं, उनको हम टीचर के रूप में कुछ पारितोषिक देते हुए उनको टीचर के रूप में सेलेक्ट करें, और जब तक उनकी गवर्नमेंट जॉब या कोई उनकी स्थायी वो नहीं लगती है, तब तक हम उनको एक स्टाइपेंड के तौर पे हम उनको कुछ दे सकते हैं। और जो बच्चे कमज़ोर हैं या जो गरीब हैं, उनको
हम उनको उनके द्वारा एक तरह से उनको एक शिक्षा के मतलब कोचिंग दिलाएं। और बाकी स्कूल में भले ही वो सरकारी स्कूल में पढ़ते नहीं, एक सब्जेक्ट में थोड़ा होशियार बनाने के लिए उनको कोचिंग प्रोवाइड करें हमारे समाज के टैलेंटेड बच्चों के द्वारा। जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनको अपनी जेब खर्ची के रूप में स्टाइफंड मिलेगा, और जो बहुत ही कमजोर वो हैं बच्चे हैं और गरीब तबके के हैं उनको हम नाम मात्र 50 रुपए 100 रुपए इस तरह की फीस के हिसाब से, जो कि आजकल 150 रुपए कोई बड़ी बहुत बड़ी मायने नहीं रखती हर व्यक्ति के पास में, या हर बच्चा भी इतना तो एक तरह से जेब खर्ची हो ही जाता है। तो महीने का 150 रुपए कोई मायने नहीं रखता, और जो बच्चे पढ़ाएंगे उनको एक तरह से उनके लिए पारितोषिक भी होगा, और साथ में उनका एक स्टाइपेंड के तौर पे उनका जेब खर्च भी होगा। और जो बच्चे टैलेंटेड हैं उनको अपनी प्रतिभा निभाने के एक सबसे अच्छा अवसर भी मिलेगा। तो एक-एक घंटा हर बच्चे को, जो जिस बच्चे में जिस सब्जेक्ट में होशियार है, उस सब्जेक्ट में वो अपना एक कोचिंग के लिए 2 घंटा निकाल सकते हैं, और बाकी जो गरीब तबके के बच्चे हैं उनको हम इस तरह से कोचिंग देके उनकी शिक्षा को और आगे बढ़ा सकते हैं। और जो हमारे समाज के और अच्छे उच्च वर्ग के व्यक्ति हैं, जिनको पता है कि किस क्षेत्र में हमें किस तरह से रोज़गार मिलेगा, किस तरह से आगे जाके हम कामयाब हो सकते हैं, उनको एक काउंसलिंग के लिए हमारे समाज के जो अच्छे सुधारक हैं, समाज सुधारक, या उनको काउंसलिंग देके उनके बच्चों का एक दिन मार्गदर्शन करें हम, तो शायद हमारे समाज को और प्रतिभावान बनाया जा सकता है। और शिक्षा ही मैं समझता हूँ सबसे बड़ा, जैसे ज्योतिबा फूले और महात्मा ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले का जो हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं, हम उनके उनके मिशन ही को आगे बढ़ा मिशन को आगे बढ़ाएं, तो शायद हमारे समाज में और आगे तरक्की हम ला सकते हैं। यही मेरा बहुत ही अच्छा समाज है। के प्रति वो है। समाज के जो गणमान्य व्यक्ति हैं, जो प्रतिभा, वो जो हमारे, जिनको हम ये भी कहें कि वो समाज के भामाशाह हैं, उनको इन कदम, इन जो प्रेरणा है, इन चीज़ों पे आगे सोच विचार करना चाहिए और इनको आगे अमल में लाना चाहिए। यही मैं कहना चाहूँगा। इस बारे में आपसे पहले भी मेरी फ़ोन पे भी वार्ता हुई होती थी और शिक्षा प्रकोष्ठ का हम लोगों ने आपके दिशा निर्देशन और नेतृत्व में काम करने का एक मार्ग प्रशस्त तैयार किया है और साथ में एक योजना आप जो बनाएँगे उसमें हम सब लोग मिल कर के आपके साथ काम करेंगे। ऐसा ही एक प्रयास हमने ऑनलाइन एजुकेशन का किया था, तो रुड़की में आईआईटी भी है और वहाँ अपने समाज के 5-6 शिक्षक राजीव सैनी जी हैं, पूजा सैनी, मीनाक्षी सैनी और समय सिंह सैनी जी पूर्व प्रिंसिपल हैं। उनके नेतृत्व में ये कार्य किया भी गया था। ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफ़ॉर्म एक बहुत ही सशक्त माध्यम है, जिससे हम दूर-दराज के बच्चों को भी इस तकनीक के माध्यम से एजुकेशन में सपोर्ट कर सकते हैं और अब तो एआई आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस भी आ गया है। जी। तो अगर एक विचारधारा के लोगों का सहयोग मिलेगा तो निश्चित रूप से हम इसको एग्ज़ीक्यूट बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसी क्रम में अ, मैं थोड़ा-सा पारिवारिक जानकारी भी चाहूँगा कि आप की शादी कब हुई और परिवार में बच्चों के भी नाम, पोते-पोती सभी के बताने का कष्ट करें। धन्यवाद। जी। मेरी शादी 1988 में हुई थी, और 88 में ही सर्विस लग गई थी। ये ये कहें कि श्रीमती का ही क्या पता उनका भाग्य हो, तो ये तो गॉड नोज़ कि क्या वो है। 88 में सर्विस लगी थी, और 2 बेटे हैं। एक दोनों ही नाम भी बता दीजिए। एक कमलेश सैनी, दूसरा कुलदीप सैनी, और दोनों ही प्राइवेट कंपनियों में मैनेजर हैं, अलग-अलग कंपनियों में। तो एक दिल्ली में है, एक चंडीगढ़ में है। एक स्केचर्स में है, और एक बड़ा वाला है वो अर्बन लैडर्स में मैनेजर है। बिटिया। और बिटिया मेरी आर्किटेक्ट है, और दोनों बच्चों की शादी कर दी है, बड़े बेटे हैं, इसलिए बेटी सबसे छोटी है, बिटिया मेरी आर्किटेक्ट है। तीनों उसकी बच्चे बहुत पढ़े-लिखे, हाइली क्वालिफ़ाइड हैं और कैसा आप परिवार को देखते हैं? जैसे जॉब के लिए आपने संतोषजनक स्थिति देखी, परि बच्चे बहुत अच्छे क्वालिफ़ाइड निकले, तो बच्चों के मामले में भी एक पिता यही सोचता है कि मेरे से आगे बढ़ें।
तो एक बहुत ही नो डाउट कि बिटिया अच्छा। आर्किटेक्ट है, तो मैंने डिप्लोमा किया, बिटिया ने डिग्री किया। बिटिया भी मेरे प्रोफेशन को देखती रहती थी कि मैं डिजाइन करता रहता था तो लैपटॉप पे। प्रेरित हुई वो। तो बिटिया प्रेरित होके उसने भी ये प्रोफेशन चूज करने का सोचा। तो एक पोता मैं, पोती है? हाँ, एक क्या क्या नाम है एक दोनों का? पोता है जिसका नाम ध्रुव सैनी है। एक पोती है, अ, उसका अ, वो भी दिल्ली में रहते हैं। और बड़े बेटे से पोती है, छोटे दो बेटे बहुए से। के हाँ, नाम? बहू एक नीतू और एक दोनों ही कोटली से हाँ, हैं, नहीं, दोनों मतलब राजस्थान से? पावटा से हैं। ज्योति है छोटी बहू। दोनों दोनों बहू मेरी, हम इतने वो हैं, पढ़ी लिखी होके भी उनमें इतनी वो नहीं है, बहुत ही सिंपल संस्कारित और हैं, हाँ, संस्कारित हैं। पारिवारिक। और बच मैं तो उनको बेटा बेटा कहता हूँ। वो खूब सेवा पानी करती है हमारी, तो बहुत ही अच्छे। बेटी को भी बेटा कहते हैं, वो भी दोनों बहुओं से ज्यादा बेटियां ही जी जी, हैं। बहुत बढ़िया। बेटी से भी ज्यादा मतलब प्यारी है हमारी तो भैया। बहुत बड़ी और सोच है। अब मैं थोड़ा सा दूसरी तरफ आता हूँ कि बहुमुखी प्रतिभा का मैंने आपको बताया था कि सैनी साहब बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। 20 साल आपका स्वास्थ्य खराब रहा, बातचीत के दौरान आपसे पता चला। जी जी और उसके बाद में आप आध्यात्मिक प्रवृत्ति तो पहले से ही आपकी रही होगी, एकदम से नहीं आता। लेकिन आज की तारीख में आप अध्यात्म में भी बहुत ज़्यादा रुचि ले रहे हैं और आपने हीलिंग पे भी कोर्सेज़ किए हैं। अभी कल ही आप आए हैं ऋषिकेश से करके भी। थोड़ा-सा उस जो स्वास्थ्य संघर्ष के बारे में भी बताएँ? देखिए, जो ये तो हमारा जो शरीर है, ये 5 तत्व से मिलके बना हुआ है। सभी को पता है। यदि हम भगवान का भी नाम लेते हैं, तो भगवान इस 5 तत्वों को ही बोला जाता नहीं, है। उस पे आने आने से और पहले जो आपका 20 साल स्वास्थ्य रहा हाँ, रहा, 20 साल उसका थोड़ा-सा बताएँ? थोड़ा-सा, क्योंकि मैं उस टाइम अपने स्वास्थ्य के प्रति मुझे पता भी नहीं था, न कुछ मुझे इस उस क्षेत्र में कहीं से कुछ ज्ञान मिल पाया। 2002 के आसपास आपका हाँ, लगभग दाँत खराब 2000 से हुआ। 2000 के लगभग ही अचानक थोड़ा-सा स्वास्थ्य डाइजेशन बिगड़ता रहा। और धीरे-धीरे डाइजेशन बिगड़ने से जो एलोपैथ की जो कई डॉक्टर से सलाह लेते थे, तो वो स्वाभाविक है कि ओमेप्राज़ोल, पेंटाप्रज़ोल, इन सब चीज़ों की वो देते थे। डाइजेशन धीरे-धीरे बिगड़ता रहा, एसिडिटी, गैस्ट्रिक और ठीक होने के बजाय मतलब कॉन्स्टिपेशन बिगड़ता चला गया। बिगड़ता ही चला गया। काफ़ी दवाइयाँ मैं मुट्ठी भर-भर के दवाइयाँ खाता था, डॉक्टरों से भी काफ़ी इन्वेस्टिगेशन कराए, सब नॉर्मल, लेकिन कुछ सुधार मिलना नहीं है। जड़ पता नहीं कर जड़ पाए पता बीमारी नहीं की। चल पाया, क्योंकि वो एलोपैथ में जड़ पता करने का कोई वो है ही नहीं। 2000 के एक्चुअल में आसपास जो आपका वज़न था वो 65 हाँ, से मेरा ऊपर था। जब मैं भा भारत तिब्बत सीमा पुलिस में भर्ती हुआ था, उस दौरान मेरा 65 केजी वज़न था, 65 केजी। और कितना गिर के फिर और आपका जब मेरा 55 तक वज़न गिर गया 10 था। किलो इनका वज़न वेट कम हुआ, जबकि ऑटोमेटिक इनकी हाइट 5 फीट 11 11 इंच इंच है। है। तो अंडरवेट करते हुए 55 किलो तक आ गए, इतने कमज़ोर हो गए थे मैं दवाई सभी खा-खा के, सभी बिना दवा रिकवरी हर के। जगह से दवाई, मतलब दवाइयों के उसमें जा के फिर चेंज कहाँ से हुआ? फिर चेंज अभी 2-3 साल पहले ही मैं हॉस्पिटल में कई दफ़ा एडमिट होके आ गया, लेकिन कुछ सुधार मिलता नहीं था। कोई दवाइयाँ काम मेरे ऊपर करती नहीं थी, जैसे कॉन्स्टिपेशन भी नहीं दवाइयों का तो। भी असर खत्म हो गया। हाँ, दवाइयाँ बेअसर रहती थी, कोई असर ही नहीं करती थी। न डाइजेशन वो प्रॉपर्ली हो पाता था, न खाना हज़म होता था, न खाया जाता था, न ही पेट साफ होता था। और गैस्ट्रिक और हेडेक और ये सब चीज़, जो भी एक जिसका इंडाइजेशन सिस्टम है, जो इससे परेशान होता था, पेन रहना, अब्डोमिनल पेन और ये सब चीज़ें। धीरे-धीरे और भी जब आदमी जब इस तरह से वो होता है बेचैन, सबसे, क्योंकि पेट भी सभी बीमारियों का जड़ है। और धीरे-धीरे और भी कई मेरे अंदर स्वास्थ्य में बॉडी में, जैसे स्किन इचिंग और दाने और कई सिर दर्द, हेडेक, बेचैनी, कई तरह की परेशानियाँ हो गई थी। लेकिन अभी इन सब चीज़ों से एलोपैथ में मुझे कहीं निजात नहीं मिला। कहते हैं एलोपैथ हमारा बहुत तरक्की कर रहा है, मुझे तो कहीं तरक्की नज़र नहीं आई, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य गिरता ही गया सब जगह। मैंने एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, सब टेस्ट बड़े-बड़े जो हॉस्पिटल हैं, दिल्ली, भोपाल, सब जगह, जयपुर, कई जगह, चंडीगढ़, सब जगह मैंने
यहाँ तक पीजीआई सब जगह मैंने ट्रीटमेंट, टेस्ट, इन्वेस्टिगेशन कराए, मुझे कहीं एलोपैथी में संतुष्टि नजर नहीं आई। मेरा स्वास्थ्य गिरता गया। दवाइयाँ मुट्ठी फिर भर भर के बदलाव देते रहे, कैसे आया? हर बदल आप बदल के देते रहे। जी, यहाँ तक कि दवाइयों के नाम, मैं 100 दवाइयों के नाम जो ये इससे संबंधित है मैं चलिए, गिना सकता हूँ जो मैंने खा आप चुका बहुत हूँ। परेशान रहे होंगे, बहुत सारी जी स्टोरीज़ जी, होगी, लेकिन लेकिन जो मैं बदलाव आया बदलाव 3 आया। साल एक पहले, उसके एक बारे में थोड़ा-सा एक डॉक्टर मिला मेरे को, जो किसी एक मेरे सहयोगी कोई था जिनसे परिचय हुआ। उन्होंने कहा कि आप तो बहुत कुछ लग रहा है, स्वास्थ्य खराब रहता है। मैं हाँ, उन्होंने एक डॉक्टर से परिचय कराया, वो नेचुरोपैथ के डॉक्टर थे। उन्होंने आके और मुझे जैसे मिट्टी का लेप करना पेट के ऊपर, नेचुर से बनी हुई चीज़ें, फल फ्रूट्स, मुझे 1 हफ्ते तक अन्न नहीं खाने दिया उन्होंने। फल फ्रूट्स के ऊपर रखा, फ्रूट्स खाना, क्या नाम था सब्ज़ी। उनका? उनका डॉक्टर आर्य थे, डॉक्टर क्या आर्य। वो तो 1 हफ्ते में फिर आपको आराम लगा? नहीं, 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 नहीं लगा? उनको उस आराम को आने में भी काफ़ी टाइम लग गया। जी, रिकवरी आने हालाँकि में। उन्होंने मेरे को इस तरह से करके दवाइयाँ धीरे-धीरे बंद की, और इसपे जो सफ़ेद पेठे का जूस, ये टॉक्सिन को निकालता है सफ़ेद पेठा, जिसका जूस पीना सुबह खाली पेट। कुछ उन्होंने थोड़ा-सा आज भी आप मंडी से लेके आए चूर्ण थे? भी दिया, और वो चूर्ण, अब तो मैं पेठे का बहुत फ्रेंडली वो हो गया हूँ, वो तो मुझे उसके बिना मैं जी नहीं पाता हूँ, मेरा एक अभिन्न अंग हो गया सफ़ेद पेठा। एक गिलास पीता हूँ तो मुझे तसल्ली कि मेरा जीवन वापस मिल गया एक मुझे। टाइम ये था कि आपको मूली खाने के लिए भी मना कर दिया था। हाँ, आप आज आप खूब मूली खा डॉक्टर रहे ने कहा था कि किस बेट शोध ने कहा तेरे को मूला खा। मैं कहा सर मैं तबीयत और ज़्यादा बिगड़ गई, तो बोले क्या खाया? तो हैं। वो मेरे मुँह से निकल गया, सर मैंने मूली भी खाई थी। बोले किस बेट शोध ने कहा तू मूला खा? मैंने कहा सर डॉक्टर साहब को होता है। मैंने कहा डॉक्टर साहब मूली खाने से तो डाइजेशन भी सुधरता है, अच्छा डाइजेस्ट होता है। बोला नहीं, वो उनका ठीक होता है जिनके इंटेस्टाइन अच्छे होते हैं, जिनके हाजमा अच्छा होता है, तुम्हारे तो अंदर से सब कुछ वीक चल रहा है। और आज वही तो आप आज मैं खा रहे मूली हैं। खूब खाता हूँ, मूली अच्छी लगती है मुझे, और मूली खाने से मुझे तो और फिर भी जो 7 इम्प्रूवमेंट दिन का होता है। आपने उनसे डॉक्टर आर्य से ट्रीटमेंट लिया, उसके बाद बदलाव कब आया बॉडी के अंदर, जो बॉडी धीरे में धीरे जो वो बदलाव आता गया, और उन्होंने अच्छा 1 हफ्ता आप मुझे अन्न त्याग करने के लिए कहा और फल फ्रूट्स पे रखा। अन्न में साथ में दोनों चीज़ें गेहूँ भी और चावल भी? चावल, गेहूँ सब दलिया-वलिया सब, केवल फ्रूट्स और फल। बहुत। सभी तरह के फ्रूट्स को मिक्स करके सलाद और फ्रूट्स, कितने सब्जियाँ। टाइम लेते थे आप? तो जब इच्छा हो तभी फ्रूट्स और तो सलाद। 7 दिन बाद आपने कब तक कंटिन्यू रखा है? उन्होंने 7 दिन कहा, मैंने 15 दिन तक किया ये कंटिन्यू। मुझे जी। आराम मिलता गया, मैंने कहा और थोड़ा-सा, मैंने उनके कहने के बावजूद भी उन्होंने कहा कि 7 दिन बाद में आप थोड़ा दलिया-वलिया स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने 15 दिन तक फल फ्रूट्स पे ही रहा, फिर मैं जानबूझ के। मुझे और अच्छा लगने फिर लगा। कब तक आप अपना नॉर्मल रूट्स में आ फिर गए? नॉर्मल आ गया मैं 1 महीने बाद में। 1 महीने में आ गए और हाँ, दवाई कब छोड़ दिया आपने? दवाई तो उन्होंने 1 हफ्ते में ही वो कह दी, छुड़ा दिया उसी दिन से कि मेरी ट्रीटमेंट लेना, दवाइयाँ सब छोड़ तो दो। 1 महीने बाद और आज का दिन, जी। अब नॉर्मल बढ़िया फिट अब होते धीरे-धीरे, चले हाँ, गए। बिल्कुल, अब सब कुछ। अब तो मैं घी भी खाने लग गया, तो घी तो बहुत मेरे लिए एक दूध, घी उन्होंने सबसे पहले 2-3 साल और अब आपका वेट कितना हो गया? अन्न और दूध से बनी हुई प्रोडक्ट उन्होंने बंद कर दिया था। बंद कर अन्न दिया। एवं दूध से बनी हुई प्रोडक्ट सभी, जी, छाछ, लस्सी, दूध, घी सब बंद। प्राकृतिक चीज़ों पे आ गए थे, बस, तो जी। दूध सब वो फल और सब्जियाँ हैं जी, जी, जी। उसपे। तो अ, अब आपका वज़न कितना है? अभी मेरा वज़न 62 केजी है। ये 62 कब आ गया था आपका उस अब डाइट से? धीरे-धीरे 3 साल धीरे-धीरे पहले आपका नहीं, नहीं, 55 नहीं, नहीं, धीरे-धीरे वो हो रहा है, कभी 10, अब मुझे नहीं मालूम कि कितना-कितना बढ़ा है, अच्छा, लेकिन धीरे-धीरे रिकवर हो रहा है। 3 साल में 50, आप ठीक-ठाक हाँ अपनी जी, अब मैं स्थिति थोड़ा में आ अपने गए। आप को स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ, और अभी जो आपने हीलिंग का कोर्स किया है या और चीज़ों में आपका बदलाव आया, ये 3 साल पहले से शुरुआत हुई थी, तो वो आपका गहराई में इस तरफ नेचुरोपैथी की तरफ बढ़ते चले गए आप। उसके बारे में थोड़ा-सा बताएँ? हाँ, देखिए, मेरे आध्यात्मिक गुरुदेव हैं, ये उन्हीं के आशीर्वाद है, मैं तो मानूँगा। मदन लाल जी जैन मेरे गुरुदेव रहे हैं, और उन्होंने मुझ उनसे मैंने दीक्षा प्राप्त की आध्यात्मिक की, और वो परमात्म तत्व के बारे में मैंने उनसे ये ऐसा वो है कि गूंगा जैसे गुड़ का स्वाद बता सकता है, वैसा मैं बता सकता हूँ। मेरे पास में शब्द नहीं है उस शक्ति के बारे में बखान करने की, लेकिन ये अपनी-अपनी अनुभूति है, जो करे वही उसको ज्ञात कर सकता है। तो मैं उस क्षेत्र में मैंने जो भी कुछ गुरुदेव की कृपा से कुछ
आगे बढ़ रहा हूँ। तो ये उससे मैं धीरे-धीरे अपने सनातन की ओर मेरा रुझान है, और उससे ये है कि मुझे जो भी ये इन सब चीज़ सनातन से जुड़ी हुई हमारे वैदिक काल से जो हमारे वेद, पुराण और इनमें जो ज्ञान है, वो अनंत ज्ञान है, जो पाश्चात्य देश भी हमारे ही ज्ञान को ले जाके हमारे ऊपर थोप रहे हैं, कोई कहे तो। अभी ऋषि अ, अंगिरा ने हमारे अथर्ववेद से एक ऐसा ज्ञान की सर्च उन्होंने निकाल के दिया अथर्ववेद से, जो कि एक जैसे पहले मर्म चिकित्सा, हस्त चिकित्सा, तो हस्त चिकित्सा में ही आता है, जिसमें 5 तत्व हमारे शरीर में 5 तत्व से शरीर बना है, और 5 तत्व में हमारे शरीर में वात, पित्त, कफ 3 दोष से शरीर होता है। 3 दोष के साथ में बन है, और 5 तत्वों में कोई तत्व का डिसबैलेंस होना, कोई तत्व में कमी आना या अधिक हो जाना, जिसके कारण हमारा वात, पित्त, कफ कोई भी या ज़्यादा हो जाएगा, या कोई भी वात पित्त बढ़ जाएगा, या वात हो जाएगा, या कफ, या किसी न किसी के प्रधान हो जाएगा, वात प्रधान, कफ प्रधान, इस तरह से। तो उनको बैलेंस करना, 5 तत्वों को बैलेंस करेंगे तो हमारे वो उन विकारों से दूर हो सकते हैं। अभी जो मैंने एक प्राणिक हीलिंग, वाटर हीलिंग और 5 तत्वों का बैलेंसिंग की मैंने अभी ज्ञान प्राप्त किया। हमारे एक ऋषिकेश से। ऋषि थे, ऋषिकेश में गया मैं, वहाँ एक संत थे जिनको डॉक्टरेट की गवर्नमेंट ने डॉक्टरेट की उपाधि से नवाजा है, और भक्ति सर्टिफाइड प्रकाश कोर्सेज हो गए healing में। स्वामी बाबा भक्ति प्रकाश उनका नाम है। वो उन्होंने अपना जो शाश्वत चिकित्सा के माध्यम से, वो शाश्वत चिकित्सा के बारे में हमें उन्होंने 5 दिन का ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया, और साथ में सर्टिफाइड कोर्स है ये। सर्टिफाइड कोर्स दिया, उन्होंने सर्टिफिकेट भी दिया। तो अब उसमें आप क्या है, इलाज हीलिंग मैं करने के लिए मैं आप हीलिंग, सर्टिफाइड हो गए। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं जैसे किसी के घुटने में पेन है, कोहनी में पेन है, सर्वाइकल है, आर्थराइटिस या माइग्रेन, कोई भी किसी भी तरह का पेन है, मैं उसको 5 तत्व बैलेंस करके, और उनको जो सिखाई हुई विद्या से मैं उनको, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो आपके उसमें हाँ, है मैं उनकी अभी वाइफ जाने से को पहले वहाँ तक उनको है। उनको पेन था, मैं जा रहा था कि उनसे मीटिंग हुआ कि मैंने ऐसे-ऐसे कोर्स में वो जाना है, किसी कोई मीटिंग है। तो वो जब पूछते गए तो मुझे बताना पड़ा कि ऐसे-ऐसे एक हीलिंग पर वो है, शाश्वत चिकित्सा है, वो उसके लिए मैं जा रहा हूँ। तो उन्होंने बताया कि मेरी मिसेज़ के भी घुटनों में पेन है। तो मैंने कहा चलो दिखाओ, मैंने उनको देखा, उनको जो जो गुरुदेव के द्वारा जो बताया, तो उस माध्यम से मैंने उनको उन पॉइंटों को देखा, वो ठीक हो गई। तो उनको सीढ़ियों पे चढ़ने के लिए कहा तो चढ़ के आ गई। पूछा कितना रिलीफ़ है? तो उन्होंने बताया 50% रिलीफ़ है। तो एक ये मिरेकल जैसा बहुत लगता बढ़िया, है, बिल्कुल मिरेकल मिरेकल ही जैसा है। लगता है, लेकिन मिरेकल नहीं है, ये साइंस है। तो ये अभी 1 हमारे साल बाद वेदों आप से जब रिटायर हो जाएँगे आप, तो इस क्षेत्र में आप बहुत गहराई के साथ में काम नहीं, करने का हाँ, आपका हाँ, बिल्कुल। मैं तो अभी प्रयास भी है। कोई भी समाज सेवा के तो तत्पर हूँ, और कोई किसी इस तरह का कोई भी व्यक्ति हो अब जिनको लास्ट कोई में दुःख मैं तकलीफ है। आपसे थोड़ा-सा ये गुज़ारिश करूँगा कि आपकी जो ये जीवन संघर्ष है और आपकी सफलताएँ हैं, अचीवमेंट्स हैं, इसमें भाभी साहब का कितना बड़ा योगदान है। नहीं, उनके बिल्कुल वो भी है। बहुत मेहनती हैं, मैं देख रहा हूँ, बहुत ही उनका इसमें कोई परिवार को सँभालना, बच्चों को सँभालना और बच्चे सफल हुए। जी, जी, तो जी। आपके शब्दों में उनके बारे में। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है, जो कहते हैं कि हर मर्द के शख्सियत उसके शक पीछे एक औरत का हाथ होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनका ही सर्व सब कुछ, घर को सँभालना और हर जगह प्रेरणा देना, मतलब उनका लगभग 37 वर्षों बिल्कुल, का बिल्कुल, साथ है, उनका साथ है। 88 और से। क्या कोई नाम है बता दीजिए आप थोड़ा-सा? श्रीमती सरोज सैनी, सही नाम और है भाभी। उन्होंने हमेशा पूरे अपने घर को, परिवार को, बच्चों को, सबको आजकल सँभाला जब अच्छे से। परिवारों में दोष आ रहे हैं जी। और विवाह करने में देरी भी आ रही है और परिवारों में झगड़े बढ़ रहे हैं, उनको क्या आप संदेश देना चाहेंगे कि किन बातों का ध्यान रखना चाहिए मेरा अच्छे संदेश दाम्पत्य जीवन के मेरा लिए? संदेश यही है कि हमेशा 2 ज्ञानवान होते हैं तो लड़ाई होती है। तो मैं मूर्ख बन के रहता हूँ, तो सबसे बढ़िया
बहुत बड़े अच्छा परिवार चलता है। एक धर्मेंद्र की फिल्म भी आई थी ना नौकर-बीवी का, तो नहीं, इंसान को ना हमेशा घर में देखो, आकर के ज़्यादा वो नहीं रखना चाहिए। घर में बाहर हम शेर हैं, ये हमें समझ लेना चाहिए। बाहर शेर रह जाओ, घर में तो दुर्गा ही सवार होनी है, तो क्यों अपने अपने ज्ञान को बढ़ाना है। तो ये भी ध्यान दुर्गा के रखें। और शेर के ऊपर तो दुर्गा सवार होनी है, तो आप अपने शेर दुर्गा से कैसे जीत सकता है। आप अज्ञान बन के रहोगे उन्होंने तो सब बहुत मजाकिया बढ़िया, अंदाज में बहुत बड़ी बात समझा बहुत दी। बढ़िया रहेगा, जीवन बहुत अच्छा चलेगा यदि आप। और युवा भाइयों को भी कुछ संदेश, जो नशे के प्रति प्रवृत्ति मैं देखता हूँ कि गाँव-गाँव में बढ़ रही है। तो युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि शरीर पर ध्यान रखें और जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करें? देखो, कोई भी नशा है, किसी भी चीज का है, अन्न का नशा भी एक नशा है। मैं तो ये कहूंगा कि अन्न भी अपने त्याग सकते हैं हम चाहें तो, लेकिन अन्न से के बिना भी जीवित रह सकते हैं। बहुत बड़े बड़े ऋषि हैं जिन्होंने हजारों साल तक बिना अन्न के रहे हैं। तो अन्न के बिना हजारों साल रह सकते हैं, तो अन्न हमारे जो आयु है उसको कितना हजारों साल को कम करते करते 100 साल तक लेके आ गया। यानी उसका 10वां पार्ट भी आप मान सकते हैं। तो और बाकी नशे जो हैं वो हमें कितना और डाउन कर सकते हैं, आप इससे तात्पर्य लगा सकते हैं। ये जो भी नशे हैं, नशा पता कुछ किसी भी चीज का है, वो हमारे आयु को छीन करता है, हमारे शरीर में कई विकार उत्पन्न करता है। तो इन सब चीजों से समाज को प्रेरणा लेनी चाहिए कि इन सब चीज़ों से दूर रहें, क्योंकि बिना नशे के हमारे शरीर में ताजगी आती है, स्वस्थ रहता है, और स्वास्थ्य ही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। स्वस्थ रहेंगे तो हम सब कुछ कर पाएंगे, यदि स्वस्थ नहीं रह पाएंगे तो हमें कोई कहीं से भी कोई दूसरा भी धुतकारेगा और कहीं से हमें कहीं सपोर्ट भी नहीं मिलेगा। तो स्वस्थ रहेंगे तो हम दूसरों की सपोर्ट करेंगे, अपने आप की तो करेंगे ही करेंगे। धन्यवाद। अ, आप सभी की तरफ से मैं जो आगामी कार्यक्रम है 13 अप्रैल 2025 में हमारा संगठन का वार्षिक अधिवेशन, जो तीसरा वार्षिक अधिवेशन है हरिद्वार भगीरथ बिंदु में, आप सभी की तरफ से मैं इनको आमंत्रित कर रहा हूँ। आप आमंत्रण स्वीकार भी करें और प्रयास कीजिएगा कि आप परिवार सहित आएँ इसमें। आपने समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं अभी सरकार के अधीन हूँ। यदि छुट्टी मिल पाई तो मैं अवश्य आऊँगा। मैं प्रयास रहेगा मेरा, 100%, 99% प्रयास रहेगा मैं वहाँ पर पहुँचूँ, लेकिन बहुत-बहुत मेरी जो कमिटमेंट है वो सरकार के प्रति ज़्यादा है। बिल्कुल, तो वहाँ से यदि मैं वो हो पाया तो मैं अवश्य आऊँगा। शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार।